अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज के सफ़र है शर्त के इस ट्रैवल शो में एक दफ़ा फिर आबिद अली बेग साहब और मैं सैयद शरफुद्दीन हाज़िर हैं। हमारा ये प्रोग्राम मुख्तलिफ़ मुल्कों पर मज़कूर होता है और वक्त की कमी की वजह से हम सिर्फ़ एक ही मुल्क पर अपनी गुफ्तगू करते हैं। तो आज का जो मुल्क हम डिस्कस करेंगे मुझे नहीं पता कि क्या है। मैं आबिद अली बेग साहब ही से पूछूंगा कि किस मुल्क को वो डिस्कस करना चाहते हैं। नाम की मुनासिबत से हमने भी ये मुनासिब समझा कि सफ़र है शर्त को अपने ऊपर भी लागू करें और जब हम अपना प्रोग्राम मुकम्मल करते हैं तो हमारा नेक्स्ट सफ़र ऑलरेडी तैयार होता है, तो हम किसी मुल्क की सैर करके दोबारा वापस आते हैं और इस तरह से हमारा ये जो प्रोग्राम है वो बाकायदा चश्मदीद प्रोग्राम होता है। तो आबिद भाई, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि एक ऐसा मुल्क चुनें जिस पर हम आज गुफ्तगू करें जो थोड़ा सा हट के हो, क्योंकि पिछले 2-3 प्रोग्रामों में हमने अफ्रीका के काफ़ी ममालिक को कवर किया है। तो क्यों ना आप आज फ़ार ईस्ट के किसी मुल्क के बारे में गुफ्तगू करें और बताइए कौन सा मुल्क आप चुनना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शरफुद्दीन साहब, आज के लिए जो मैंने मुल्क चुना है वो बिल्कुल फ़ार ईस्ट का है और मुल्क इसको कहते भी हैं और मुल्क नहीं भी कहते हैं। क्या वजूहात हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा। ये है ताइवान। ताइवान का सरकारी नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसे जब पुर्तगीज़ी मल्लाह उस इलाके में गए, उन्होंने इसको देखा तो इन्होंने इसको अपनी ज़बान में कहा इला फार्मूसा, जिसका मतलब है खूबसूरत जजीरा। अच्छा। उसके बाद ये नाम जो है मगरबी ममालिक में, यूरोप में, सब जगह यही नाम उसका इस्तेमाल होने लगा। फार्मूसा के नाम से जाना पहचाने जाने लगा। ये 17वीं सदी की बात है। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई वहाँ पर और उन्होंने वहाँ के जो एबोरिजिनल बाशिंदे थे, जो वहाँ के मकामी बाशिंदे थे, उनको देखा। उनको ताइवान कहते थे। अच्छा। उन बाशिंदों को ताइवान कहा जाता, तो उन्होंने उसका नाम ताइवान रख दिया और 1684 में फिर ये वहाँ का सरकारी नाम हो गया। रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि इस वक्त भी मौजूद है, जिसका नाम है, सरकारी नाम है, इसका क़याम 1912 में अमल में आया चाइना में। तो हम ये वाज़े कर दें कि ये उस चाइना से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो आजकल आम फहम ज़बान में समझा जाता है। मेनलैंड चाइना वो अवामी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है और ये रिपब्लिक ऑफ चाइना कहलाता है, ROC चाइना। ठीक है। इसको ROC ताइवान भी कहते हैं। वो कम्युनिस्ट चाइना है, ये नॉन कम्युनिस्ट? ये नॉन कम्युनिस्ट चाइना है। ये दरअसल नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो वहाँ पर 1912 में कायम हुई थी और जिसमें नाम एक बड़ा मशहूर आपने सुना होगा चियांग काई शेक का, वो इसके कर्ता धर्ता थे। ये जब वहाँ पर चली है तकरीबन 1950 की दहाई से थोड़ा कबल तक ये सिलसिला चलता रहा। बीच में जैपनीज़ ऑक्यूपेशन भी हुई, सारा सिलसिला हुआ। जब ये इनकलाब आया अवामी जमहूरियत चीन का, माओ ज़ेडुंग वाला, तो ये लोग जो थे वहाँ से सारे के सारे मुंतकिल हो गए ताइवान को। यानी कि जब ये 1949 में इनकलाब आया कम्युनिस्ट चाइना में, कम्युनिस्ट चाइना जब बना है, तो उस दौरान उससे थोड़ा कबल जो है ये लोग वहाँ से मूव हो गए और ये ताइवान में आ गए। गालिबन 2 मिलियन चाइनीज़ थे जो वहाँ से निकले। जी, बहुत बड़ी तादाद थी चाइनीज़ की जो वहाँ पर आई, क्योंकि वहाँ के ओरिजिनल बाशिंदे तो सिर्फ आपको पता है कि 5 लाख एबोरिजिनल हैं और इसकी आबादी जो है वो माशाल्लाह तकरीबन को 23 मिलियन के करीब है। तो ये जब बाशिंदे वहाँ पर आए वहाँ से चाइना से, तो अपने साथ मिलियन तोले सोना, अच्छा, और फॉरेन करेंसी अपने साथ ले आए और वहाँ इन्होंने ये रिपब्लिक ऑफ चाइना का क़याम अमल में आया। अच्छा, ये कम्युनिस्ट चाइना से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके नाम जो है कभी रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान कहा जाता है, ROC ताइवान, कभी ताइवान ROC कहा जाता है। ये 1971 तक अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर रहा, जब तक अवामी जमहूरियत चीन अक़वाम मुत्तहिदा से बाहर था। जब अक़वाम मुत्तहिदा में अवामी जमहूरियत चीन दाखिल हुआ 1971 में, तो उस वक्त ताइवान को वहाँ से फारिग कर दिया गया, क्योंकि गालिबन अक़वाम मुत्तहिदा का एक मौक़िफ़ ये था कि एक ही चीन हो सकता है, दो चीन नहीं हो सकती। ये जब वहाँ से हो गए, जिनका नाम उसमें तो निकल गया जब अक़वाम मुत्तहिदा से, तो जितनी भी बैनुल-अक़वामी फोरम्स हैं वहाँ से इनको निकाल दिया गया, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो UN के अम्ब्रेला में आते हैं, हाँ, या ओलंपिक एसोसिएशन वगैरह। तो ये अभी भी शिरकत करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम्स में और ओलंपिक के प्रोग्राम में, लेकिन वहाँ पर ये चाइनीज़ ताइपे के नाम से शरीक होते हैं। अच्छा। तो चाइनीज़ ताइपे के नाम से इनकी शिरकत हर जगह हो रही है। इसका जोग्राफिया कुछ ये है कि ये चूँकि जजीरा है, लिहाजा इसकी सरहद किसी मुल्क से नहीं मिलती। इसके शुमाल में ईस्ट चाइना सी है। अच्छा, इनके मशरिक़ में जो है वो फ़िलिपीन सी है
जुनूब में ल्यूजान स्ट्रेट है और इनके जो मगरबी इलाका है वहाँ पर ये ताइवान स्ट्रेट है। अच्छा। तो जिसमें से इनके 112 मील का वक़्फ़ा है, उसके बीच में गैप है ताइवान से लेकर चाइना तक का। वो इलाका डिस्प्यूटेड है, कभी कभी चाइनीज़ वहाँ पर आते हैं तो झगड़े होते हैं वहाँ पे। वो ताइवान स्टेट कहलाती है। अच्छा, यहाँ का मौसम जो है वो ट्रॉपिकल मौसम है, जैसे फिलीपींस में है जी। गर्मी और बारिशें खूब होती हैं, हर साल कई टाइफून्स आते हैं। अच्छा। और टाइफून्स की वजह से नुकसानात भी होते हैं, लेकिन चूँकि वहाँ पर अब ये डेवलप्ड कंट्री है तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ पर इतना नुकसान नहीं होता है जितना कि फ़िलिपीन वगैरह में होता है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, इनकी आबादी जो है 23.5 मिलियन के लगभग है, जिसमें 95% हान चाइनीज़ हैं। अच्छा, ये अजीब बात है कि जो कम्युनिस्ट चाइना है उसमें भी अक्सरियत वाइट हान चाइनीज़ की है जी। और आप कह रहे हैं कि यहाँ भी वाइट हान चाइनीज़ है। जी, वाइट हान चाइनीज़। तो सिर्फ आइडियोलॉजी का फ़र्क है। जी जी, आइडियोलॉजी का फ़र्क है और मज़हब भी तकरीबन एक ही होगा। जी। और जो बाकी जो उनके लोकल बाशिंदे हैं वो तो बड़ी कम तादाद में 5 लाख जैसे मैंने बताया हैं। अच्छा, यहाँ जो ज़बान बोली जाती है वो वही है जो मेनलैंड चाइना की ज़बान है, मैंड्रीन, जिसे चाइनीज़ में पुतुंगा कहते हैं। अच्छा। यही सरकारी ज़बान है, यही तालीमी ज़बान है, यही तिजारती ज़बान है। और मज़हब भी वही होगा। मज़हब जो है, मज़हब में इनके बुद्धिज़्म, ताओइज़्म और दीगर जो उनके अक़ीदे हैं उनके ऊपर मुश्तमिल है। कुछ ईसाई और कुछ मुसलमान भी वहाँ पर मौजूद हैं। ताइपे और न्यू ताइपे यहाँ के सबसे बड़े शहर हैं। इसके अलावा ताइचुंग, ताइनान और काओसियोंग जो हैं यहाँ के बड़े शहर हैं। ताइवान जो है वो दुनिया की जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता कौमें हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़, उनमें इनका शुमार है और ये 4 मशहूर एशियन टाइगर्स में से एक हैं। अच्छा। तो आप जानते हैं 4 एशियन टाइगर्स में साउथ कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर और चौथा ये ताइवान है। यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतरीन है। अच्छा। एक हाई स्पीड ट्रेन है जो कि ताइपे को, जो कि बिल्कुल तकरीबन शुमाल में है, को काओसियोंग से मिलाती है जो तकरीबन बिल्कुल जुनूब में है। दोनों का फासला तकरीबन 350 किलोमीटर है दोनों शहरों का। अच्छा। और ये ट्रेन 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अच्छा। इन दोनों शहरों को मिलाती है। तकरीबन 90 मिनट में एक शहर से आप दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। एक किनारे से बल्कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाते हैं। 1895 में ये ताइवान जो है वो जापान के कब्जे में आ गया था और दूसरी जंग अजीम तक ये जापान के कब्जे में रहा। इस दौरान वहाँ पर तरक्की बहुत हुई, सनती तरक्की हुई। अच्छा। इंफ्रास्ट्रक्चर बना, तामीरात हुई। बल्कि मैं समझता हूँ कि चाइनीज़ और जापानीज़ में जो राइवलरी और दुश्मनी थी जी, उसी के नतीजे में चाइनीज़ को ये ताइवान सीड करना पड़ा क्योंकि वो शिकस्त खा गए थे 1895 में। उस वक्त शिकस्त खा गए थे तो उन्होंने ये हवाले कर दिए थे जापान के। तो जापान की यहाँ पर हुकूमत रही, जापान से वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी आई, सनतें भी आई और इसी वजह से इसकी सनती तरक्की की बुनियाद पड़ी। और दूसरी जंग अजीम के बाद जापानीज़ ने फिर चूँकि हार गए थे जी, जापानीज़ तो उसमें थे ना अलाइज़ के मुकाबले में जी जी, तो चूँकि हार गए थे तो उनको फिर मजबूर किया गया कि आप ताइवान को वापस पीपल्स रिपब्लिक, उस ज़माने में पीपल्स रिपब्लिक नहीं, चाइना के हवाले किया जाए, प्री रेवोल्यूशन चाइना के हवाले किया गया और वो तो फिर उसका हिस्सा एक ही चाइना था, चाइना का एक हिस्सा था। अभी भी आज तक यही है कि चाइना की पॉलिसी ये है वन चाइना। जी हाँ, वो कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा है, नाराज़ हो गया है लेकिन है हमारा हिस्सा। और वो इसमें है कि आज नहीं तो कल ही लौट कर हम तक वापस आएंगे। ताइवान में भी जो सियासी जमातें हैं उसमें 2 सियासी जमातें जो खासी एक्टिव हैं। एक ये है, वो है जो कि अवामी जमहूरियत चीन से हमदर्दी रखते हैं। अच्छा। कि हम कभी ना कभी इनकी तरफ लौट के जाएंगे। और दूसरा ग्रुप वो है जो बिल्कुल सख्त इसके मुखालिफ है कि किसी कुछ भी हो जाए, कोई सूरत हो, हमें वापस चीन में नहीं जाना है। मैंने ये सुना है कि ताइवान में जो तर्ज़ हुकूमत है जी, वो उसकी जो बुनियाद पड़ी थी वो 1947 का वो आइन था जो चाइना में अप्रूव हुआ था जी, माओ के इनकलाब से 2 साल पहले। जी, तो वो चूँकि माओ 2 साल के बाद कम्युनिस्ट इनकलाब ले आया, जी, जी, तो वो जब यहाँ से निकले जैसे आपने बताया तो वो 1947 ही के कानून की बेसिस पे उन्होंने अपनी उसकी बुनियाद रखी। जी, बुनियाद रखी। बाद में उसमें छोटी मोटी तरमीम तब्दीली की। हाँ। और वहाँ का जो निज़ाम है हुकूमत है ज़रा दिलचस्प है। वो तकरीबन सदारती निज़ाम है। अच्छा। एक वज़ीर आज़म भी होता है लेकिन वज़ीर आज़म की जो इख्तियारात हैं वो इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन डेमोक्रेटिक है। हाँ, लेकिन डेमोक्रेटिक है, बाकायदगी से इलेक्शन होते हैं और अपोजिशन भी है। अपोजिशन भी है। जैसे मैंने बताया कि 2 तरह की जमातें हैं, जो कि एक जो कि अवामी जमहूरियत चीन से हमदर्दी रखते हैं और दूसरा बिल्कुल उनके मुखालिफ हैं।
1962 की बात है, वहाँ की फीकस आमदनी जो थी वो थी $170 के लगभग पर फीकस। हाँ, फीकस। अच्छा, $170 पर कैपिटा इनकम था। और अब इस वक्त उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो $33,700 से तजावुज़ कर चुकी है। अच्छा, 33,000 फीकस, $33,700 फीकस सालाना आमदनी उनकी तो है। क्या ख्याल है हम अगला ट्रिप वहाँ का ना रख लें? मैं अभी आपको बताता हूँ। ट्रिप तो खैर हम लगाएंगे, पहले भी लगाएंगे, लेकिन वहाँ पर जाकर बसने में एक कबाहत है, और वो कबाहत ये है कि तालीम की सूरत हाल वहाँ पर यह है कि वहाँ के 95% तलबा यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं। अच्छा, ग्रेजुएट होकर निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, लेकिन इतने लोगों के लिए वाइट कॉलर जॉब्स नहीं हैं। अच्छा, जिसकी वजह से उन्हें कमतर दर्जे के मुलाजमतें इख्तियार करनी पड़ती हैं। लेकिन उसकी एक फ़ायदा ये भी है कि वहाँ पर जो चूँकि मुलाजमीन भी सारे पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ की सनत जो है उसमें तरक्की की रफ्तार ज़्यादा हुई है। और वहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जो सनतें हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम, रिफाइनिंग, असलहा, केमिकल, टेक्सटाइल, आयरन और स्टील, मशीनरी, दवाएं, गाड़ियाँ और कंज्यूमर गुड्स वगैरह हैं। एक ज़माना था जबकि अब तो खैर हर जगह लोग कहते हैं कि चाइना छा गया है प्रोडक्ट्स उनके। एक ज़माना था जब PRC की, नॉट PRC बल्कि ROC की जी, जो चीज़ आप देखें, अभी भी न्यूयॉर्क में अगर आप जाएं तो आपको, बल्कि कई ममालिक में जब आप सोविनियर्स लेते हैं तो उसके नीचे उठा के देखिए, उसमें लिखा होगा मेड इन ताइवान। जी। तो एक ज़माना था जब 1980 की दहाई में पाकिस्तान के पास जो फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग थे, उन्होंने हुकूमत को ख़त लिखा कि भाई ये आपने जो पासपोर्ट के ऊपर बंदिश लगाई हुई है, एक ज़माने में पाकिस्तानी पासपोर्ट बंदिश थी, ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट ताइवान एंड इसराइल। तो उन्होंने कहा यार ताइवान आप हटाएं क्योंकि इससे हमें बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो वो उन्होंने इनकी डिमांड एक्सेप्ट करके ताइवान का लफ्ज़ हटा दिया, फिर ये जाके वहाँ से ट्रेड वगैरह कर सकते थे। देखिए, ताइवान का जो पासपोर्ट की आप बात करें तो मैं आपको बताऊं कि मैं भी जब हांगकांग से वहाँ पर जाता था, 2-3 दफ़ा गया, तो वहाँ पर चूँकि हांगकांग में कोई उनका सरकारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वहाँ उनकी ताइवान की एक ट्रैवल एजेंसी है जो कि वीज़ा इशू करने का काम करती है। और वो वीज़ा भी क्या करते हैं, वो वीज़ा आपके पासपोर्ट पर नहीं लगाते, बल्कि एक अलग से आपको छोटी सी बुकलेट देते हैं जो वहाँ का वीज़ा होता है। जब आप जाते हैं तो वहाँ पर वहाँ का इमिग्रेशन उस बुकलेट के ऊपर स्टैंप लगाता है और वो बुकलेट आपको वापस कर देता है। आपके पासपोर्ट के ऊपर ताइवान का कहीं जिक्र नहीं आता कि आप ताइवान गए थे या नहीं गए। यही तरीका इसराइल ने भी अपनाया हुआ है, वो आपको अलग देते हैं। खेलों की बात वहाँ की मैं आपको करूँ कि खेल जो है वहाँ पर जो मकबूल तरीन है, जहन में आपके क्या आता है? जिमनास्टिक्स। चाइनीज़ को देखें तो हमेशा उसका गठा हुआ जिस्म यही होता है कि जिमनास्टिक्स में मास्टर है। अच्छा, सबसे मकबूल खेल है। और उसके बाद है बास्केटबॉल। अच्छा, ये वहाँ के नेशनल गेम्स हैं। ताइक्वांडो जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो वहाँ का मकबूल खेल है वहाँ के लोकल खेलों में। लेकिन सबसे ज़्यादा मकबूल जो है वो बेसबॉल और बास्केटबॉल। गालिबन इसकी ये वजह होगी कि वो जब 1947 में, 1949 में, 50 में जब वो बने तो अमेरिका ने बड़ी हेल्प की, तो उसका वो कल्चरल बैगेज शायद आया होगा। जी, वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस की वजह से ये है। इसके अलावा टेबल टेनिस में उनके खिलाड़ी हमेशा जो हैं वो बहुत आगे रहते हैं। टेबल टेनिस भी वहाँ पर खेली जाती है। मैं खानों की बात करूँ वहाँ के खानों में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मकबूल जो है वो है बीफ नूडल्स। अच्छा, है तो वही चाइनीज़ खाने जैसे? हाँ, चाइनीज़ खाने जैसे हैं। नाश्ते में वो गर्म सोयाबीन मिल्क इस्तेमाल करते हैं, साथ में अंडे और गंदम और बेकिंग पाउडर का बना हुआ यो त्याओ इस्तेमाल होता है, या बेक्ड वीट केक उनके यहाँ होता है। अच्छा। जिसे शॉबिंग कहते हैं, या फिर बीफ सैंडविचेस, ये वहाँ के खाने। अच्छा, कुछ दुनिया की कुछ कौमें हैं जो कि ज़िंदा रहने के लिए खाती हैं और कुछ कौमें खाने के लिए ज़िंदा रहती हैं। फ्रेंच के बारे में कहा जाता है कि वो खाने के लिए ज़िंदा हैं, और यही मिसाल ताइवान पर लागू होती है। अच्छा। कि वहाँ के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। और यह है कि खाना पीना वहाँ पर हर कीमत का, हर स्टैंडर्ड का, हर जगह पर मौजूद है, मिल जाता है। आपकी जेब में कम पैसे हैं तो भी आप पेट भर के खा सकते हैं, आपकी जेब में बहुत पैसे हैं तो आप भी अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं और खा सकते हैं। वंडरफुल। मैं आपको बताऊं कि वहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं चूँकि काम करते हैं तो घरों में खाना पकाने का रिवाज बहुत कम है। अच्छा। हर बजट के रेस्टोरेंट मौजूद हैं जिसमें मसालेदार सिचुआन फूड से लेकर जापानी, थाई और दुनिया भर के खाने वहाँ पर मिल जाते हैं। चीन के हर सूबे की सौगात वहाँ पर मिल जाती हैं। हाँ, क्योंकि वो चीन के मुख्तलिफ सूबों इलाकों से लोग आए। हाँ, और हलाल और देसी खाने भी मिल जाते हैं। जो चीज़ें वो ज़्यादा खाते हैं उनमें चावल,
बीफ, चिकन, सी फूड, नूडल्स और हर खाने के साथ एक पतला सूप, अच्छा, वो ज़रूरी होता है। आमतौर पर लोग जो हैं वो मिर्च मसालों से गुरेज करते हैं। सब्जियां वहाँ पर बड़ी वाफर मकदार में होती हैं। अच्छा, खुद उगाते हैं? खुद उगती हैं वहाँ पर, जिसमें और जो खाए जाते हैं उनमें गोभी, बैगन, ब्रोकली, गाजर, आलू वगैरह वो यहाँ पर खूब खाए जाते हैं। सर्द मौसम में जो सबसे उनका पसंदीदा डिश होती है वो होती है हॉट पॉट। अच्छा, पता नहीं आप हॉट पॉट से वाकिफ़ हैं या नहीं। उसमें ये होता है कि एक मेज़ के ऊपर एक गोल जैसे बर्तन रखा होता है धात का, और नीचे उसमें आग जल रही होती है स्टोव में, और ऊपर उसके अंदर पानी उबल रहा होता है, और उस पानी के अंदर जो मसाले कुछ पड़े होते हैं और तमाम चीज़ें जो है वो आपको कच्ची मछली, कच्चा झींगा, सब्जियाँ जैसे आप उसको उठाते हैं, डिप करते हैं, 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए आपने डिप किया, कुक हो गया, आपने उसको खा लिया। हमारे यहाँ तो आपको मालूम है ना कि हॉट पॉट का मतलब है कि वो जो डब्बा जो आपने बताया उसमें चपातियाँ रख के तो उसको ढाँक देते हैं जी। वो हमारा हॉट पॉट होता है। अच्छा, वहाँ की ऊलोंग चाय दुनिया भर में बहुत मशहूर है। अच्छा, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका है, और मतलब लोगों को पता नहीं कि वहाँ पर चाय भी होती है, लेकिन ऊलोंग चाय वहाँ की बहुत मशहूर है। मैं आपके लिए लाया भी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह, ऊलोंग। तो ये क्या इसमें दूध तो नहीं डलता होगा? नहीं, ये ग्रीन टी की तरह होती है। ग्रीन टी की तरह होती है, और बहुत अच्छी चाय होती है, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा अच्छा, ये देखिए। ताइवान की सबसे मशहूर चीज़ जो है इस वक्त वो है 101 ताइपे। अच्छा, वो क्या चीज़ है? 101 ताइपे जो है वहाँ की बुलंद तरीन इमारत है, और ये एक ऐसी इमारत है जो सन 2004 से लेकर सन 2010 तक दुनिया की बुलंद तरीन इमारत रही। अच्छा अच्छा जी। बुर्ज खलीफा बनने के बाद ये नंबर 2 पर आ गई, उसके बाद अब शायद नंबर 3 पर आ गई। इसकी बुलंदी जो है 509 मीटर है। अच्छा अच्छा। इसकी तामीर 1999 से लेकर सन 2004 तक हुई है। ये इमारत देखने ताल्लुक़ रखी है, मेरा वहाँ पर जाना हुआ। इतनी ऊंची इमारत है। अच्छा, ताइवान इस जगह पर वाक़ है कि वहाँ पर हर साल कई टाइफून आते हैं और ज़लज़ले आते हैं। तो इसकी बुनियाद ऐसी रखी गई है कि ज़लज़लों का इस पर कोई असर नहीं होता। अच्छा, अभी तक दुनिया में जितना भी शदीद तरीन ज़लज़ला आया है जो रिकॉर्ड हिस्ट्री में, उसको ये सह सकता है, उससे आगे का नहीं पता। अच्छा अच्छा। टाइफून जो आते हैं उसमें हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर तक भी होती है। ये इमारत जो है इस तरह से बनाई गई, इसकी दीवारें, इसकी खिड़कियाँ, इसका फ्लोर्स इस तरीके से बनाए गए कि उन पर असर नहीं होता, और ये स्विंग करती है। अच्छा। और उस स्विंग को बैलेंस करने के लिए इन्होंने एक विंड डैम्पर लगाया हुआ है। अच्छा अच्छा। जो कि 92 मंजिल 92nd फ्लोर से हैंग होकर 87 फ्लोर तक आता है, बीच बिल्डिंग के बीच में है। अच्छा। देखने वाली चीज़ है। और ये कई दफ़ा हुआ है कि वहाँ पर जो टाइफून आए हैं तो उसमें इमारत जो है उसने स्विंग किया है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो देखने से ताल्लुक़ रखती है। ये जो विंड डैम्पर है उसने उसको कंट्रोल किया। अच्छा, ये बताइए कि ये हम कैसे इस एम्बैरेसमेंट को दूर करेंगे, क्योंकि मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुल्क से बाहर मैं चाइनीज़ से मिलता हूँ, और आपको पता है कि पाकिस्तान चाइनीज़ के तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मैं जब उनकी तारीफ़ें शुरू करता हूँ तो वो बड़े नहायत ही मौका निकाल के कहते हैं हम उस चाइना से नहीं हैं, हम इस चाइना से हैं। तो इसका कोई निशानदेही है, या शुरू में पूछ लिया जाए कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? बेहतरीन तरीका ये कि बराह रास्त पूछ लीजिए कि भाई आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। हाँ, क्लियर हो जाए, बताएगा आपको तो, वरना ज़रा मुश्किल हो जाता है आम लोगों के लिए, क्योंकि फ़ीचर्स भी वही हैं, और जैसे आप बता रहे हैं कि तकरीबन काफ़ी मुमासिलत है दोनों ममालिक में। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा 101 ताइपे के बारे में, इसमें तेज़ तरीन लिफ्टें लगी हुई हैं जो कि 60.6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती हैं। अच्छा। और 37 सेकंड में 5वें फ्लोर से 89 फ्लोर तक आपको पहुंचा देती है। वाह। आप खड़े होते हैं तो आपको पता नहीं होता, आप पहुंच गए, आप आधा मिनट में, और आप जो है ऊपर पहुंच चुके होते हैं। अभी इस वक्त भी इसको दुनिया की टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ग्रीन बिल्डिंग होने का, एनवायरमेंटली ग्रीन है ये। वाह, एनवायरमेंटली ग्रीन है, और मतलब ये टॉलेस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है, ऐसी बिल्डिंग जो कि ग्रीन है। वाह। जब टाइफून और ज़लज़ले आते हैं तो 216 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवा को ये बर्दाश्त कर सकता है। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पर मसाजिद भी मुसलमान हैं, मसाजिदें हैं। तो मसाजिद में जो एक सबसे पुरानी मस्जिद है वो ताइपे की जामे मस्जिद है, जो 1947 में कायम हुई थी। अच्छा अच्छा, उस वक्त। और उसमें उसकी तामीर में मलेशिया ने, ईरान ने, जॉर्डन ने
इन्होंने उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया था। कुछ मकामी लोगों के थे और बाकी लोगों ने, और बड़ी शानदार मस्जिद है। दूसरे शहरों में भी मसाजिद हैं, ताइनान में तो छोटी छोटी मसाजिद हैं। दूसरी बड़ी मस्जिद जो है वो है काओसियोंग में। अच्छा, नीचे साउथ में ये 1951 में कायम हुई थी। और वहाँ पर भी अभी भी हाल ही में बैनुल-अक़वामी लोग जाते हैं, और वो पाकिस्तान से कुछ उलमा आए थे, वहाँ पर गए थे। उन्होंने हांगकांग से वहाँ पर हर साल हाफिज़ भेजे जाते हैं। अच्छा। तरावी पढ़ाने के लिए। अच्छा, वहाँ भी मकामी शायद सिलसिला इतना नहीं है सारी मसाजिद के लिए, क्योंकि हांगकांग में माशाल्लाह एक नर्सरी बन चुकी है हुफ़ाज़ की, तो हर साल वहाँ से जो है हुफ़ाज़ जाते हैं, तो ताइवान भी जाते हैं। अच्छा। गर्मी वहाँ पर नॉर्थ में तो इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, इनका जो मशरिक़ी इलाका है वो सारा हिली एरिया है, माउंटेन्स हैं। ठीक है। तो ऊपर के कुछ इलाके जो वहाँ पर कुछ हल्की सर्दी भी होती है, और जो साउथ के इलाके हैं उनमें अच्छी खासी गर्मी होती है। काओसियोंग में एक दफ़ा गया था तो बड़ी शदीद गर्मी थी। अच्छा, बिल्कुल जैसे फिलीपींस वगैरह में होती है। तेज़ धूप जो थी सर के ऊपर आके बिल्कुल चुभती थी, ऐसा सिलसिला था। वहाँ पर शाम को हम खाने पे निकले तो मुझे देखकर बड़ी हैरत हुई कि सोडे की वो बोतलें जिसमें वो ऊपर गोली लगी होती थी और ऐसे कर इसको खोला जाता था, वो वहाँ पर मिल रही थी। और वो उन्होंने जनाब वो सोडे की बोतल पेश की खाने के साथ। हमने तो खैर वहाँ पर जो सी फूड था वो खाया, वहाँ की बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खा सके और वेजिटेबल्स खाई। तो वहाँ की जगह जो है देखने वाली है, और मैं अपने नाज़रीन से ये दरख्वास्त करूँगा, अगर आपको मौका कभी मिले ज़िंदगी में मशरिक़ बईद जाने का, तो ताइवान को अपनी आइटनरी में ज़रूर रखिए। ज़्यादा वक्त ना गुजारिए, 2 दिन ही गुजारिए, 3 दिन ही गुजारिए, लेकिन बहुत अच्छी जगह है, देखने से ताल्लुक़ रखता है। लोग मिलनसार हैं, अपने काम से काम रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मालूमात हमें इस मुल्क के बारे में बताई। मैं अव्वल तो मेरा गैस ही नहीं था कि आप इस मुल्क को चुनेंगे, लेकिन अब आपने इसको जब चुना है तो नाज़रीन मेरे ख़्याल में अब एक हम पर वाजिब है कि एक चक्कर लगा लें इस मुल्क का। और आप भी जाइए और जाकर देखें के लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा कि अगर वहाँ पर जाएंगे। मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि आज आपने मेरी जो इश्तियाक और इश्तिहा भी बढ़ा दी है इस मुल्क को एक्सप्लोर करने के बारे में। और ख़ास तौर पे अगर वो अलग सफ़े पे वीज़ा देते हैं तो इसका मतलब है कि मैं फिर यहाँ जाने के बाद PRC भी जा सकता हूँ। बिल्कुल। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, वक्त हमें यहाँ रोक रहा है इस प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए, लेकिन इंशाअल्लाह आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी और हम इसी तरह का एक और दिलचस्प कंट्री आपके लिए ढूंढ कर लाएंगे ताकि आपको उसके बारे में मालूमात फ़राहम कर सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो को वॉच करने का।